और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और पहला एजेंडा यह है कि कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में आखिर रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा अभी तक भी जारी क्यों है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के रेसड़ा में सोमवार रात नए सिरे से भड़की हिंसा। रेलवे स्टेशन पर हुई इस हिंसा का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। रेसड़ा स्टेशन पर हुई बमबारी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद कोन नगर से लेकर हावड़ा तक सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हुगली जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लगातार हो रही हिंसा को लेकर चिंतित राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग सफर बीच में ही छोड़ दिया और हिंसाग्रस्त हुगली का दौरा किया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही हैं ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। पूरी घटना में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी सरकार का प्रशासन तो छुट्टी पर है। प्रशासन की नाकामी पर सख्ती करने के बजाय ममता हिंदुओं से मुस्लिमों की रक्षा की अपील कर रही हैं और एक समुदाय को क्लीन चिट दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां भी रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा का सिलसिला जारी है। स्थिति पर नियंत्रण करने की प्रशासन की कोशिश है। बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटनाओं के बाद नालंदा जिला प्रशासन ने कुंडलपुर महोत्सव स्थगित कर दिया। यह महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी सुरक्षा तैनात है और इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है और लगातार 5वें दिन आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस बीच सासाराम से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन की खबर आ रही है, लेकिन एडीजी जीएस गंगवार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उधर केरल में एक शेफ ने रविवार की रात कन्नूर जाने वाली चलती ट्रेन में आग लगा दी और इस घटना में मां और बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि इन हिंसक घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों की क्या है मानसिकता और कहां से मिल रहा है इन उपद्रवियों को बढ़ावा। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि रेसड़ा रेलवे स्टेशन के पास पथराव और बमबारी के कारण हावड़ा बर्धमान लाइन पर स्थानीय और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। आरपीएफ की कार्रवाई के बाद अब ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। रेसड़ा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दीघा में समुद्री तट की छुट्टी का आनंद ले रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस का कहना है कि कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही हैं ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है और पूरी घटना में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of this suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. We are with the people of Bengal. In this, there is no discrimination, there is no difference of opinion. We are all united to curb this trend and assure the people that they can enjoy freedom, peace, and intimidation and violence in politics will be eradicated once and for all. ये राज्यपाल की प्रतिक्रिया थी। और पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांट रही हैं? दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं,
तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई, अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। और इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। जो लोग की सेकुलर दुकानों पे कम्युनल पकवान के जरिए समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि समाज के साथ वो क्या कर रहे हैं। जो इस तरह के दबंग हैं, इस तरह के दंगाई हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के कम्युनल क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ बिना भेदभाव के, बिना ये देखे हुए कि कौन कितना बड़ा है, कौन कहाँ का है, किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए उनको बिना मांगी हम सलाह देंगे कि थोड़ा सा वो ट्रेनिंग पड़ोस के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ले लें। जिस उत्तर प्रदेश में दंगे और दबंग जो है वो बेखौफ होकर घूमते थे, आज जो है वो चूहे की बिल में घुस गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की बात कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांट रही हैं? बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है प्रसेनजीत दा ममता बनर्जी पर, और ममता बनर्जी के बयान एक के बाद एक, चाहे ये रामनवमी से पहले का बयान हो या अब का बयान हो, ये बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने, इस तरह के हमला करने का मौका दे रही है ममता बनर्जी के बयान। देखिए लालचंद, ये तो हम पिछले 2-4 दिनों से यही बात पर चर्चा कर रहे थे। हाँ। और आज भी, कल भी उन्होंने बताया कि 6 तारीख को, कल शायद मैं कह रहा था कि हमको समझ में नहीं आया था ये 6 तारीख किस लिए है। हाँ। क्या बीजेपी की स्थापना दिवस के बारे में बता रहा है, इशारा कर रहा है, तो बाद में ये पता चला कि वो हनुमान जयंती की तरफ इशारा कर रहा है जी। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बयान देते रहे, कोई मुख्यमंत्री अगर सीधी तरह से बताए कि हिंदू उस मोहल्लों से, उस गलियों से ना जाए, वहां मुसलमान रहते हैं, तो उसके बाद हम लोगों का तो और कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है पत्रकार के हिसाब से कि हम छिपा छिपा कर दिखाए, छिपा छिपा कर बोले, समाज में कोई इस तरह से हिंसा ना हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी दिखाए। हम जिम्मेदारी दिखाते रहे और प्रदेश की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ना दिखाए, तो ये तो दुख की बात है। और आज जिस तरह से गवर्नर साहब ने सीधा बागडोगरा से कोलकाता आकर हुगली पहुंच गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वो भी कितनी दूर तक वो चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि शायद अब उनको मौके वारदात पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। तो गवर्नर साहब की बातों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से उन्होंने चिंता व्यक्त की वहां पे, और किस तरह से उन्होंने ये मैसेज दिया पुलिस प्रशासन को, राज्य प्रशासन को, कि आपको कार्रवाई करना चाहिए। लालचंद जी, हमारे साथ बने रहिएगा आप दादा। और हमारे साथ रास बिहारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ चुके हैं, और उनसे ज़रा पश्चिम बंगाल की हिंसा को हम समझने की कोशिश करते हैं। रास बिहारी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का एक इतिहास रहा है, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं सांप्रदायिक हिंसा का जो इतिहास रहा है, जिस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, इसमें क्या हाल में जो वहां की मुख्यमंत्री जिस तरह से अपना व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह से अपना बयान दे रही हैं, वो उस राज्य में इस तरह की हिंसा को और बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं, या लगता है कहीं ना कहीं उससे उपद्रवी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है? रास बिहारी जी, देखिए, ममता बनर्जी या जो टीएमसी के दूसरे नेता हैं, सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद, क्योंकि सागर दिघी एक मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर टीएमसी की हार हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बौखला गई है। उन्होंने पार्टी में फेर बदल कर दिया, सरकार में भी थोड़ा बहुत चेंज किया कि जो मंत्री थे अल्पसंख्यक उनका वहाँ से जिम्मेदारी छीन ली गई, तो उनमें एक घबराहट है। और इससे पहले आप देखेंगे तो जो इंडियन सेकुलर पार्टी जो फ्रंट है ISF, वो भी मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उसमें भी उनको भी गिरफ्तार किया, ISF के विधायक को भी गिरफ्तार किया। तो ममता बनर्जी की तो कोशिश ये है कि
अभी देख जिस तरह से उनका कल बयान आया कि 6 तारीख को, जैसे प्रसन्नजीत बात कर रहे हैं कि 6 तारीख को हनुमान जयंती पर। बिहारी जी माफी के साथ अभी आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा, हम इस पर करेंगे चर्चा। इस वक्त सीधे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। Jigme Khesar Namgyal Wangchuk is on an official visit to India, which started yesterday afternoon and will go on till tomorrow morning. His Majesty is accompanied by His Excellency Limpo Dr. Tandi Dorji, the Minister of Foreign Affairs and External Trade of Bhutan, and other senior officials of the Royal Government of Bhutan. This visit of His Majesty, which has been long in planning, takes forward our long-standing tradition of regular high-level exchanges between India and Bhutan. Just to sketch the outline frame of the cooperation between our two countries, you are aware that India and Bhutan share an exemplary relationship which is characterized by trust, goodwill, mutual understanding. It's a time-tested nature of our friendship which was reflected in the support that we provided to Bhutan during the COVID pandemic, including the Vaccine Maitri program, as also in the expansion of our partnership into some of the new emerging areas and domains of economic cooperation, which includes digital domain, space, a new area, financial connectivity and increasing interoperability, etc. Hydropower, again, strong element of our cooperation, which most recently has included handing over of the 720 megawatt Mangdechu hydroelectric power project to the Royal Government of Bhutan. You would all recall perhaps that His Majesty was last in Delhi during his transit visit in September 2022. At that time also he had a brief meeting with the Honorable Prime Minister. In terms of the program elements of His Majesty's ongoing visit, as I mentioned, His Majesty arrived yesterday afternoon. External Affairs Minister called on His Majesty in the evening yesterday and hosted a dinner in His Majesty's honor, which actually involved good discussions and interaction with the key CEOs of some of the Indian companies. This morning His Majesty visited Rajghat to pay his tribute to Mahatma Gandhi, and thereafter His Majesty had a meeting with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The meeting was also followed by lunch hosted by the Honorable Prime Minister, and later this evening His Majesty will meet discussions between His Majesty. Let me briefly share with you its key elements as also the outcomes that we would be working on here onwards following the discussions between His Majesty and the Prime Minister. Prime Minister on his significant transformation and reform initiative that Bhutan is currently undertaking. Prime Minister on his part reiterated India's continued and to be determined, but the broad location point is known. Fifth, with the Bhutanese side. This in some ways will be historic because this would be the field of hydropower specifically, and favorable consideration to Bhutan's request regarding power trade and access to financing for new and upcoming hydropower projects. Again, the specifics of this would vary from project to project and would naturally be in sync with our CBT guidelines. And also, as I mentioned earlier, expand our energy partnership to include non-hydro wells. Besides the existing range of hydropower projects
and also exploring the non-hydro renewable space. We would also try and expedite the finalization of modalities for new hydroelectric projects, hydropower projects, including the Sankosh hydroelectric project. As you can see from India and Bhutan, to not only review the full range of bilateral engagement, advance it further in all these areas which I mentioned here, but also at the same time sketch a roadmap in terms of the next steps that we would take to further our multifaceted. कोई बातचीत हुई? ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक पे एक साथ ले सकता हूँ? Anybody on Doklam or anything related to that? Yeah, Siddhant, please. Basically not on Doklam, basically about the Chinese worry concerns. India has a worry with Chinese aggressive actions. Bhutan is also facing its issues and especially border issues. Were there any discussions regarding that? Did the Bhutanese side briefed on that to the Indian side over the issue when it comes to conversation with the Chinese? On the same topic? Yeah, please go ahead. सर मैं कविता जोशी हूँ। सर मेरा सवाल डोकलाम इशू के साथ अपनी बातचीत में। Behind you. सर मैं मुकेश कौशिक हूँ दैनिक भास्कर से। खुरमुन में भी बातचीत हुई थी। के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भूटान नरेश की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे विदेश सचिव और उनके जो कार्यक्रम है और दोनों देशों के बीच जो समझौता होना है उसके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे थे विदेश सचिव। थे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का इतिहास रहा, आपने कई पुस्तकें भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, चुनावी हिंसा को लेकर के लिखी हैं, लेकिन ये जो अभी ताजा हिंसा जिस तरह से वहां पर लगातार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बयानबाजी, और मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों की चर्चा कर रहा हूं कि इससे कहीं ना कहीं जो उपद्रवी तत्व है उनको बढ़ावा मिलता है जब वो एक पक्षी बयान इस तरह का देती है। देखिए, बढ़ावा बयानों से मिलना एक तरफ है, मैं पूरी पार्टी ही ऐसे लोगों को लगातार बढ़ावा देती रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने का एक बड़ा लंबी इतिहास है। अगर आप देखेंगे कि जब से वामपंथियों का राज खत्म हुआ है, ममता बनर्जी सत्ता में है 2011 से जी, कई इलाकों में हिंसाएं हुई हैं और हिंसा ही नहीं होती है बल्कि ये कोशिश रहती है कि जो भी हिंदुओं के धार्मिक पर्व हैं, त्योहार हैं, उनको मनाने में रुकावट डाली जाए और ये रुकावट खुद सरकार की तरफ से डाली जाती है। सरकार कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा देती है, कभी सरस्वती पूजा पर रोक लगा देती है। ये बड़ा ये खास तौर पे कम्युनिस्ट शासन में भी होता था और इस शासन में तो ज्यादा ही होने लगा है। जब सरस्वती पूजा होती है तो स्कूलों में रोक लगा दी जाती है, जबकि हर स्कूलों में पूरे देश में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन बंगाल के कई स्कूलों में रोक लगा दी जाती है। इसी तरह हम देखेंगे तो रामनवमी का पर्व हो, हनुमान जयंती, कई स्थानों पे तो दुर्गा पूजा के दौरान भी डर के मारे लोग पूजा का आयोजन नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर, और उसमें भी उस समय भी दुर्गा पूजा जो बंगाल का बहुत बड़ा पर्व है, उसके दौरान भी हमले होते हैं, आपस में मारपीट होती है। आपके पास तो अभी आपने पिछले 4-5 साल की बात करें हम तो कई स्थानों पे ऐसी घटनाएं हुई हैं कि धार्मिक तो त्योहारों के दौरान जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर हमला हुए, हमले के बाद में हिंदुओं के मकानों में आग लगा दी गई, दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी घटनाएं हुई, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रही। और इतना ही नहीं, अगर राज्यपाल ने विपक्षी दल के शिकायत करने पर सरकार से पूछताछ की तो उस पर ममता बनर्जी बहुत तेज भड़क गई और राज्यपाल पे कई तरह के आरोप लगाए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। प्रसेनजीत दा, राज्यपाल ने दौरा किया प्रसेनजीत दा इलाके का और राज्यपाल ने बयान दिया है, इसके बाद प्रशासन पर कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है दादा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक बात बताऊं, जो ममता बनर्जी ने और एक बयान दिया है कि हिंदुओं को मुसलमानों का रक्षा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। किसी चीफ मिनिस्टर को कहना ही चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान करके कैसे कहना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये तो
सोचना है और तर्क की बात है, लेकिन जब उन्होंने कह ही दिया है तो मैं एक बात बताऊं कि इसी चीफ मिनिस्टर जब नुपुर शर्मा केस में इसी हावड़ा की हाईवे पर या नोदिया की बेथुआ डहरी में तो सवाल है। हाँ, लौटता हूं रास बिहारी जी, ममता बनर्जी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सवाल जो पड़ोसी राज्य बिहार में हिंसा हो रही है, नीतीश कुमार इफ्तार की दावत में जाते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है इसकी जानकारी नहीं। ये लोग मोटे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में हिंसा का कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? रास बिहारी जी, देखिए, जब कोई भी सरकार हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करके कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। ये बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां सरकार की तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जी। वहां पर ये नहीं देखा गया और ना पुलिस के हाथ बांधे गए। ये सरकार की पूरी तरफ से निर्देश था कि जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बंगाल में तो, और खास तौर पर बिहार में भी ऐसी इसी तरह की घटनाएं हैं कि सरकार पुलिस के हाथ बांध देती है। सरकार कहती है कि जो मुसलमानों में आधार खिसक रहा है उसको लेके वो और ज्यादा एग्रेसिव होके काम कर रही हैं। आपने उसका हवाला भी दिया कि अभी हाल में एक चुनाव हारी है जी जी। तो ये इसी देखिए, अब एक सरकार जो फुटेज जारी करते हैं जो उस घटना का नहीं है, खुद अभिषेक बनर्जी के जो फुटेज जारी किया है, जो ट्वीट किया है, उसका बीजेपी ने पूरी तरह खंडन किया है और उन्होंने असली फुटेज वो मीडिया में भेजा है कि इसको दिखाइए कितने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा चल रही है और ये अभिषेक बनर्जी झूठ फैला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये धार्मिक शोभा यात्रा आज नहीं निकल रही है, पुरानी परंपरा है। अभी हमने ये देखा है, हम भी 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से, जैसे दिल्ली में रामलीला यात्रा निकलती है, कोई भी शोभा, दिल्ली में तो बहुत शोभा यात्रा निकलती है, बिल्कुल। सिखों की निकलती है, हिंदुओं की निकलती है, मुसलमानों की, सबकी निकलती है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ है। रास बिहारी जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, और दादा प्रसन्नजीत दा आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में जहां हिंसा भड़की थी वहां पर बिना भेदभाव के पुलिस ने कार्रवाई की तो वहां पर काबू में सब कुछ आ गया, लेकिन यहां पर ना तो प्रशासन को बिना भेदभाव के काम करने दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल और बिहार में, और उल्टे बयानबाजी अलग से आती है जिससे जरूर उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है।